मेरे इंटरनेट के सारे व्यूअर्स को नमस्कार, जय हिंद। और अपन स्टार्ट करते हैं आज आज टुडेज फिफ्थ लेक्चर ऑन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैं आपसे कैश मेमोरी पे बात कर रहा था, L1 L2 L3 कैश पे बात किया था। अपन उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। क्लॉक स्पीड से स्टार्ट करते हैं। क्लॉक स्पीड कल हालांकि मैंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कल कोई क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था जिसको मैं कमेंट्स पे एक्सपेक्ट कर रहा था उसका आंसर देंगे। मैं भी भूल गया हूँ। आपको याद आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स बताइएगा। एनीवेज, तो हम अब चल रहे हैं। और अब मेरा ऐसा मन कर रहा है इन लेक्चर्स को देख के, इन वीडियोस को देख के, कि मैं इन वीडियोस को भी एक्सटेंड करता जाऊँ और इसको सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्किंग तक लिमिट ना करके मैं विंडोज़ भी आपको सिखाऊं, मैं आपको लिनक्स भी सिखाऊं। मैं हर वो चीज़ जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूँ, मैं हर चीज़ के लेक्चर बनाऊँ। मतलब फिर शायद हो सकता है 60 लेक्चर बने, 100 लेक्चर बने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बनेंगे। और हर लेक्चर में आपके काम की चीज़ आपको पक्के से मिलेगी। तो वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं या यूँ कहें कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 23 साल का, मैं उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, प्रोबेबली मिलनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और आप अगर कोई हमारी एडवांस क्लास करने आ रहे हैं आगे, से आपने सोचा कि आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है या एथिकल हैकिंग सीखना है, या क्लाउड सीखना है, लिनक्स सीखना है, AWS सीखना है, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और कोई भी क्लाउड सर्विस है, ओपन स्टैक है, ओपन शिफ्ट है, डेवऑप्स है, डॉकर है, कुछ भी सीखना है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आप ये सारे के सारे वीडियोस देख के आएँ, फिर आप आगे बढ़ें। तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन वीडियोस को क्रिएट कर रहा हूँ, और ये वीडियोस अब हार्डवेयर नेटवर्किंग तक लिमिट नहीं करने वाला, मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊँगा। ओके, तो हो सकता है शायद एक आध दिन यूट्यूब भी मेरे से बोले, भाई इतने कितने वीडियो डाल रहे हो तुम। खैर, इट्स ओके। सो क्लॉक स्पीड से स्टार्ट करते हैं अपन। क्लॉक स्पीड एक टेक्निकल टर्म है टू मेजर द स्पीड ऑफ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका CPU है उसकी स्पीड को मेजर कर रहे हैं हम, तो दैट इज़ क्लॉक स्पीड। तो अलग अलग टाइम पे धीरे 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 इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। पहले जब पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 होते थे तो ये इसकी स्पीड हम मेगाहर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते थे, बट नाउ वी कैलकुलेटेड इन गीगाहर्ट्ज़। सो दैट इज़ दी क्लॉक स्पीड, वो आपकी CPU की स्पीड है। तो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था, बुलेट वाला एग्जाम्पल था एक वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि 550cc का बुलेट लेके क्या फ़ायदा है। तो उसका एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेप्ट मैंने ये भी कहा था कि दिखावे के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम CPU में भी हमने एक बड़ा CPU बना दिया 5 गीगाहर्ट्ज़ का। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का CPU को यूज़ ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो अपना इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको रास्पबेरी पाई दिखाया था। सो रास्पबेरी पाई एक 2800-3000 रुपये का डिवाइस है, जिसमें मोबाइल प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसको यूज़ करके मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चला सकता हूँ अपने उस छोटे से सिस्टम पे। मैं फेसबुक चला सकता हूँ, मैं घर में उसको नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकता हूँ उससे। तो इतना बड़ा CPU जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का है, मतलब जो रास्पबेरी पाई का साइज़ है उतना बड़ा अकेला CPU है, तो उसका यूज़ नहीं है ना मेरे को, आम आदमी को यूज़ नहीं है। यूज़ किसको है? जो हैवी ऑडियो प्रोसेसिंग कर रहा है, जो हैवी वीडियो प्रोसेसिंग कर रहा है, एनिमेशन के बड़े बड़े काम कर रहा है, ऐसी कोई एप्लीकेशन चला रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा CPU या GPU लग रहा है। CPU GPU क्या है, ये भी अपन आगे चल के बात करेंगे। तो आम आदमी को चाहिए ही नहीं। और मेरी समझ से 90 to 95% जो हार्डवेयर लोग खरीदते हैं वो आम आदमी के पर्पज़ से खरीदते हैं। भाई मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है, सिंपल C में करनी है, जावा में करनी है, तो उसके लिए आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला इतना बड़ा CPU नहीं चाहिए। इसको क्या किया इन्होंने कि छोटे छोटे कोर्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे कोर्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम मिल जाए और मैं अपने वीडियो को यहाँ पे रोक भी नहीं सकता, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये मेरा एक जॉब है, जो कि और ये मेरा एक प्रोसेसर है। जॉब मतलब कोई भी टास्क, कोई भी काम जो मुझे करना है ना, तो वो से हमने एक फाइंड कमांड चलाई। तो फाइंड कमांड एक जॉब है, फाइंड करना, सिस्टम में डेटा सर्च कर रहे हैं, मैंने कुछ प्रोसेसिंग के लिए लगाया हुआ है, तो वो एक जॉब है, सब कुछ एक जॉब है सिस्टम में। तो एक कोई बड़ा सा जॉब है जो कि वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये एक CPU है। सो दिस CPU टेक्स द टाइम ऑफ 60 seconds टू प्रोसेस दिस जॉब, है ना। तो अब मैं
इसमें बहुत बड़ा CPU भी एंगेज कर दूंगा, लाइक बुलेट वाला 550cc का इंजन अगर मैं यहाँ पे एंगेज कर दूंगा तो भी थोड़ा सा फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो ये मेरा प्रॉब्लम था कि हम स्पीड तो बढ़ा रहे थे, CPU की जो क्लॉक स्पीड है, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो तो बढ़ रही है, बट जॉब हमारा तेज़ी से फास्टर नहीं हो रहा है। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड we have got one technology called multi-threading, multi-threaded applications. So मैं multi-threaded application यहाँ नोट पैड पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा कि multi-threaded applications जो है ये हमारी ऑनलाइन क्लास की नोट। सो मैं इसमें आपसे लिख रहा हूँ कि multi-threaded application आपको थोड़ा सा पढ़ना है, गूगल इसको और करिएगा multi-threaded को। सो multi-threaded applications में अगर आपको समझाऊँ तो it is लाइक हमने एक जॉब बनाया था, ये जॉब था, मैंने भी आपको जॉब से समझाया था, लेकिन अब मैंने इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके 4 थ्रेड बना दिए हैं। फ़ायदा कि जो मेरा एक बड़ा सा CPU था, उस बड़े से CPU को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 कोर बना दिए इसके। आप जब फ़ोन परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो आप लोग पूछते हैं ना कि फ़ोन क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, सो व्हाट इज़ दैट कोर। सो हमने एक बड़े CPU को 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमने इस जॉब को प्रोसेस करने पे लगाया है। तो अब आप समझिए कि ये मेरा जो जॉब था उसको भी अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जो मेरा CPU था उसको भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हम जब इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत फास्ट काम होगा मेरा। जो काम मैं से 60 सेकेंड्स में कर रहा था पहले, अभी वो अप्रॉक्स में 15 सेकेंड में ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरे पास 4 कोर है, क्वाड कोर सिस्टम है मेरे पास, हो सकता है आपके पास ऑक्टा कोर हो। तो CPU की स्पीड को ऐसे एक्सटेंड किया गया। तो आई होप कि वो जो बजाज बॉक्सर वाला और जो बुलेट वाला एग्जांपल है वो क्लियर होगा कि बहुत बड़ा CPU लेके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने ही नहीं है, एक्सेप्ट मैं बुलेट लेके लेह लद्दाख जा रहा हूँ। तो लेह लद्दाख आदमी शायद जीवन में 1 या 2 बार जा पाता है, बाकी टाइम तो उसको छोटे छोटे ही काम करने हैं, तो वो फास्टर करने होते हैं। तो वो फास्टर आप कैसे कर सकते हैं कि आपने एक बड़े CPU की जगह एक ऐसा CPU लगा दिया जिसमें मल्टीपल कोर्स हैं। तो डुअल कोर से स्टार्ट हुआ था ये, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ऐसे तो कोर्स हैं ये, है ना, कोर। तो CPU, एक CPU के अंदर ही मल्टीपल कोर्स हैं, CPU एक ही है, मल्टीपल CPU नहीं। मल्टीपल CPU एक अलग कॉन्सेप्ट है, कि डुअल CPU वाला कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। CPU एक ही है लेकिन उसी CPU के 4 पार्ट है, वी कॉल देम कोर्स। ओके, तो ऐसे सिस्टम की स्पीड बढ़ाई गई। जो सिस्टम की स्पीड बढ़ाई गई वो क्लॉक स्पीड को इस तरह से एक्सटेंड किया गया कि जहाँ पे कोर्स एक बड़े CPU को कोर में डिवाइड कर दिया गया, तो आपको स्पीड मिलने लगी। नाउ कम टू सॉकेट। सॉकेट क्या है? सॉकेट मैंने आपको दिखाया था मदरबोर्ड में, ये वाला बोर्ड का डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज CPU। और ये CPU जहाँ पे कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं सॉकेट। ये जो वाइट कलर का है ये है सॉकेट। तो सॉकेट अलग है, जैसे ये CPU आप देखिए मदरबोर्ड के अंदर का दिख रहा है, एक फोटो कैबिनेट का फ़ोटो है। तो ये ऊपर CPU फ़ैन लगा हुआ है, इसके नीचे एक एल्यूमिनियम का हीट सिंक है। एल्यूमिनियम क्यों लगाया हमने? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी को सबसे बेस्ट कंडक्टर है एल्यूमिनियम उसका। तो हीट को भी बहुत जल्दी एमिट करता है, बाहर करता है, और कूलिंग हो जाती है, जल्दी से कूलिंग हो जाती है। तो हीट को जल्दी जल्दी बाहर फेंकता रहता है एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम का एक फ़ैन लगाया। उसके नीचे हमारा CPU लगा हुआ है। वो CPU कहाँ कनेक्टेड है? एक सॉकेट में कनेक्टेड है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके, तो मेरे पास सॉकेट है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है मेरे जो साथी इंस्ट्रक्टर है वो बगल वाली क्लास में क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कहीं आपके पास उनकी आवाज़ आ रही हो। मेरी कोशिश तो थी, मैंने इसीलिए आज ये हेडफोन का यूज़ किया हुआ है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सॉकेट जो है पहले स्लॉट 1 टाइप के होते थे, स्लॉट 1, इनको हम स्लॉट 1 CPU बोलते थे। स्लॉट 1 कैसे होते थे? ये मेरा मदरबोर्ड है और ये मेरा CPU है। तो CPU ऐसे कनेक्ट होता था मेरे मदरबोर्ड से। तो जैसे रैम लगाते हैं, मैं रैम कैसे लगाते हैं ये भी दिखाऊंगा आपको। तो कुछ इस तरह से मेरा CPU मदरबोर्ड में फिट होता था। सो दिस इज स्लॉट 1। उसके बाद आया सॉकेट 7, PGA बोलते थे इसको, पिन ग्रिड एरे, PGA। तो ये वाला जो सॉकेट है इसमें पिन्स है, तो यहाँ CPU में पिन्स है और ये मेरा मदरबोर्ड इसमें पिन्स है। मैं CPU को ऐसे लगा दूंगा। अभी क्या हो रहा है कि मेरा CPU ज़्यादा कनेक्टेड है मदरबोर्ड से। पहले कैसा था, एक स्लॉट था तो उसमें जो नीचे पिन्स थी सिर्फ यही मेरे मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रही थी, तो डेटा कम ट्रांसफ़र कर पा रहे थे मदरबोर्ड को। तो अभी हमने कैसा कर दिया, सॉकेट 7। तो सॉकेट 7 में ऐसे
मेरा CPU मेरे मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। सो जो आजकल मदरबोर्ड आ रहे हैं इनको अपन सॉकेट 370 बोलते हैं, सॉकेट 370 PG है। तो है सब ये सॉकेट 7 की एडवांस वर्जन। सो ये मेजरली दो सॉकेट से पढ़ेंगे तो आप 2-3 टाइप के सॉकेट देखेंगे, लेकिन मेजरली मेरी समझ से दो ही सॉकेट, एक स्लॉट 1 एक सॉकेट 7। फिर सॉकेट 7 एक्सटेंड होता जा रहा है। ओके, देन डेंसिटी। सो डेंसिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से जो हमारा CPU है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब जब मैं कंप्यूटर्स में आया था तब पेंटियम 3 पेंटियम 2 टाइप के सिस्टम चला करते थे। पेंटियम 3 में भी इतना ही बड़ा CPU लगा करता था, ऐसा ही CPU होता था बिल्कुल। और पेंटियम 3 के बाद पेंटियम 4 और फिर डुअल कोर, कोर 2 डुओ, i3 i5 i7, बहुत सारे प्रोसेसर थे लेकिन सब ऐसे ही है। लेकिन CPU की स्पीड बढ़ती जा रही है। तब CPU 500 मेगाहर्ट्ज़ के होते थे, 500 मेगाहर्ट्ज़ के, अभी CPU 5 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गए। लेकिन क्योंकि हम उनके कोर बना देते हैं तो वो 2 गीगाहर्ट्ज़ के हमने उसमें 4 कोर लगा दिए, तो कैपेसिटी बढ़ रही है। तो कैपेसिटी बढ़ने का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है डेंसिटी। क्यों? बिकॉज CPU कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो इससे पहले वाली जनरेशन में आ गए थे हमारे पास। तो ट्रांजिस्टर्स का साइज़ हम और छोटा करते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं, प्लस इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, वो जो कि माइक्रॉन्स में मेजर होता है, माइक्रॉन्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो माइक्रॉन में मेजर करते हैं हम, और धीरे 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 वो जो डिस्टेंस है उसको यूजिंग टेक्नोलॉजी हम और कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर फिट होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा CPU और फास्टर होता जा रहा है। सो स्पीड बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेंसिटी। ओके, सो ये डेंसिटी हुआ। फिर आते अपन ये CPU, जो मेरा CPU अपन लगा है यहाँ पे, इसके अंदर के कुछ फीचर्स हैं। तो आज का मेरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस यही रहने वाला है कि हमारे CPU के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब आपने एक CPU लिया ऑनलाइन और एक CPU लिया ऑफलाइन रिटेलर से, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस CPU के अंदर क्या क्या फ़ीचर है। ऑनलाइन में भी नहीं पता चलेगा, ऑफलाइन में भी पता नहीं चलेगा। ऑफलाइन से मेरा मतलब है रिटेल। सो रिटेल में भी पता नहीं चलेगा आपको कि इस CPU में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो फीचर से मेरा मतलब है कि एक फ़ीचर है जिसको हम बोलते हैं MMX, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। सो 1992 के आसपास ये MMX फीचर आपके CPU में इंटीग्रेटेड आने लगा। मल्टीमीडिया एक्सटेंशन का मतलब है कि नाउ योर CPU इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग द ऑडियो एंड वीडियो बोथ। तो CPU में अब हम गाना प्ले कर सकते थे, बिफोर 92 वो पॉसिबल नहीं था। तो कंपनी इंटेल दो टाइप की CPU बेच रही थी, विद MMX, विदाउट MMX। तो विद MMX थोड़ा सा महंगा था, विदाउट MMX सस्ता था। अब जिनके घर पे होम प्लेयर है, वो मीडिया प्लेयर है, क्या बोलते हैं, होम थिएटर है, म्यूज़िक सिस्टम है, तो उनको क्या ज़रूरत है कि कंप्यूटर से हम गाना प्ले करवाएं। सो दे आर बाइंग विदाउट MMX CPU। तो ये जो हैं ये सब CPU के फीचर्स हैं। टेक्निकली इनको बोलते हैं हम फ्लैग FLAG है ना, फ्लैग्स। तो अब आपको ये पता लगाना है कि आपके CPU के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो बिलीव मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे CPU के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, अनटिल एंड अनलेस दे इंस्टॉल दी थर्ड पार्टी यूटिलिटी। वहीं अगर मैं अपने सिस्टम में लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो एक सिंपल सी कमांड चलाऊँगा मैं और मुझे दिखेगा कि मेरे CPU के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, मेरा CPU की क्या क्या कैपेबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना आपको MMX, ऐसी बहुत सारे आपके CPU के अंदर फीचर्स होते हैं। तो वो और आर्किटेक्चर पर अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 32 बिट या 64 बिट जो भी आर्किटेक्चर उसके ऊपर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। मैंने होमवर्क भी दिया था एक आपको पढ़ने के लिए, तो आंसर उसका ऋतिक करके हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि जो भी आंसर था मैं भी भूल गया था, शायद 33 बाइट्स का डेटा था। मैंने आपसे पूछा था कि इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन कितने बाइट्स का डेटा है या कितने KB का डेटा है, तो ही सेड कि 33 बाइट्स का डेटा है, तो दैट इज़ करेक्ट। ओके, सो अभी उसी फीचर्स में देखते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये हमारे लिए काम की चीज़ है जो हमें आपको समझना होगा, अभी हमें इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उससे मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हार्डवेयर नेटवर्क रिपेयर करने का काम स्टार्ट करें या फिर आप अपने आप को हार्डवेयर नेटवर्क तक लिमिट करके रख लें। मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे आगे बढ़ें। मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लाउड को समझें। मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लाउड पे काम करें।
क्लाउड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वर्चुअलाइजेशन। जब आप वर्चुअलाइजेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्लाउड इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्चुअल मशीन्स। तो वो मैं आपको समझा पाऊंगा, है ना। तो वर्चुअलाइजेशन अब आपके सिस्टम में हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभी अपन उस पर बात कर रहे हैं। अभी वर्चुअलाइजेशन क्या है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं अपन। सो वर्चुअलाइजेशन आपके सिस्टम में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अगेन आपके जो सीपीयू के फीचर्स हैं, जिनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फ्लैग्स, वो फ्लैग्स हैं या नहीं है। सो वर्चुअलाइजेशन के लिए कुछ ये फ्लैग्स की ज़रूरत होती है हमको। मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, एल इज़ लॉन्ग मोड। लॉन्ग मोड से मेरा मतलब है कि मेरा सिस्टम 64 बिट है या नहीं है, मुझे ये समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, cat/proc/cpu-info, सो ऐसी कोई फ़ाइल नहीं है मेरे पास मैक में, बट अगर आप लिनक्स में देखें तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें प्रॉक के अंदर CPU-info करके एक फ़ाइल मिलेगी। कैट से फाइल रीड कर लेंगे, /proc के आगे समझाऊंगा आपको मैं, और उसके अंदर एक फ़ाइल है CPU-info। तो आप खोल के देखेंगे, वहाँ सारे फ्लैग्स देखेंगे आपको। बड़ा आसान होता है लिनक्स मशीन में आइडेंटिफाई करना। तो मैं वो फ्लैग्स देखूंगा तो वहाँ पे मेरे को एक फ्लैग दिखेगा जिसका नाम है LM। सो LM इज़ लॉन्ग मोड। सो लॉन्ग मोड का मतलब है कि मेरा सिस्टम 64 बिट इनेबल्ड है। मैंने आपसे कहा था 2009 के बाद के जितने मैक्सिमम सिस्टम है सब 64 बिट इनेबल्ड है। बट आप कभी कभी वर्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो विंडोज़ है वो 32 बिट डला होगा, या फिर वो प्योर 64 बिट नहीं होगा, तो आप वर्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके सीपीयू में तो फीचर है, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, तो जाके आप वर्चुअलाइजेशन कर पाएंगे। फिर VME, ये एक फ्लैग है जिससे हम वर्चुअल मशीन को इम्यूलेटेड मोड में चलाते हैं। फिर ये क्या है वर्चुअल मशीन से, मैं जब आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक वर्चुअलाइजेशन पे वीडियो बनाऊंगा तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देन वी हैव VMX, जहाँ पे हम फुल वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे टाइप है, फुल वर्चुअलाइजेशन, नेटिव वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो ये अलग अलग फ्लैग्स आपके सिस्टम में हैं या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटेल सिस्टम में तो आपको VMX दिखेगा फुल वर्चुअलाइजेशन के लिए, अगर AMD सिस्टम में तो SVM दिखेगा आपको फुल वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो ये वर्चुअलाइजेशन के फीचर्स है। NX इज़ नो एग्जीक्यूशन, ये भी एक फीचर है जिससे कि हम प्रोसेसर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर लें, नहीं तो वर्चुअल मशीन ने CPU हैंग किया तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फ्लैग है कॉल्ड NX। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सारे के सारे CPU के फीचर्स हैं। इनको मैं आपको प्रैक्टिकली फ़ाइल खोल के रीड कर दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको उसी की थ्योरी अभी समझा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। सो यूजेस ऑफ डेटा बसेस। सो डेटा बसेस के बारे में भी अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये मेरा सिस्टम है। मैं आपको अगर मदरबोर्ड के डायग्राम से समझाऊँ तो ये मेरा सिस्टम है। अब मेरा डेटा यहाँ तक, ये जो स्लॉट देख रहे हैं आप, ये स्लॉट में हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। मेरी हार्ड डिस्क मतलब मेरी सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो ये अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, ये रही हार्ड डिस्क। ये वाया दिस केबल मेरे मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, ये वो केबल है। और अब इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होने के बाद ये डेटा रैम तक कैसे जा रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी हमें प्रोसेस करना है तो डेटा हमें रैम तक भेजना होगा, रैम ही उस डेटा को प्रोसेस कर पाएगी। सो डेटा रैम तक आ गया, रैम से CPU तक जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये डेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कैसे हो रहा है? सो डेटा आपका, योर मदरबोर्ड इज़ यूजिंग दीज डेटा बसेस। वायर्स है, मतलब हिंदी में बोलूँ तो वायर्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ मेमोरी, नॉर्थ ब्रिज ये आपके मदरबोर्ड का एक कंट्रोलर है, और ये CPU तक डेटा भेज रहा है। तो नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज हमारे मदरबोर्ड में भी हैं, बहुत सारी जगह मिलेंगे आपको, क्लाउड में भी मिलेंगे। सो नॉर्थ ब्रिज CPU से कम्युनिकेट कर रहा है, और साउथ ब्रिज जो है आपके सिस्टम में जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कॉल्ड PCI डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये मेरे मदरबोर्ड का एक और इंटरनल डायग्राम है, ब्रिजेस हैं, है ना। अपन इनकी डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है ये, कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें इनकी ज़रूरत है इनको समझने के लिए। हमें ये समझना है कि मेरा मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, अपने को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो वो जो साउथ ब्रिज है, वो यहाँ पे जो स्लॉट्स है, ये जो स्लॉट्स खाली दिख रहे हैं PCI स्लॉट्स हैं, इनको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास साउथ ब्रिज है। जो नॉर्थ ब्रिज है, वो जो नॉर्थ ब्रिज है उससे हम अपने रैम और CPU से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो डेटा बसेस हैं हमारे पास।
डेटा बसेस 64 बिट में है, लेकिन अगर आपने गलती से विंडोज़ 32 बिट का इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका सिस्टम 64 बिट होते हुए भी 32 बिट पे चलेगा। डेटा बेसेस पूरी हैं लेकिन पूरी चलेंगी नहीं, आधी ही चलेंगी, बस आधी आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए 64 बिट सिस्टम चाहिए ही चाहिए आपको हर केस में। ओके, तो मेजरली 3 टाइप की बसेस होती हैं। डेटा बसेस जो कि डेटा लेके जा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। एड्रेस बसेस, हमारे रैम में हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका एक एड्रेस है और वो एड्रेस बसेस हम यूज़ करके उन डेटा को स्टोर कर रहे हैं। देन वी हैव कंट्रोल बसेस, जो ये पूरा जो भी मेरा डेटा इधर से उधर जा रहा है ये सब कंट्रोल बसेस हैं जो उसको कंट्रोल करेगी कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा डेटा किस ब्रिज के पास जाएगा, कौन सा ब्रिज उसको सीपीयू पे भेजेगा। सो कंट्रोल बसेस हैं। तो ये सब वायर्स के टाइप है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक मदरबोर्ड के अंदर का वायर निकाला तो इस मदरबोर्ड के अंदर कम से कम 50 किलोमीटर लंबा वायर निकलेगा। इतना वायर डला हुआ है इस मदरबोर्ड के अंदर, जिसको हम टेक्निकली बसेस बोल रहे हैं। तो वायर्स ही वायर्स हैं। इसको अपन बोलते हैं पीसीबी। दिस इज, ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है दिस इज पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और आप इसको देखेंगे तो 3-4 लेयर्स में है। कभी इसको साइड में देख, साइड से करके देखेंगे तो 3-4 लेयर में है। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग वायर्स डले हुए हैं अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके ओके, तो अपन मदरबोर्ड पे आ ही गए हैं। तो ये मेरा मदरबोर्ड है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो मैं मंडे को रिकॉर्ड करूँगा उस क्लास में प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपसे बात करूँगा बोर्ड के इन डिवाइसेस के ऊपर। मैं आपको रैम कनेक्ट करके दिखाऊँगा, ये वायर्स कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके समझाऊँगा कि आपको जब चेक करना होता है तो क्या, कैसे चेक करना होता है, क्या फ़ॉल्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो वो अपन सब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू आइडिया, अच्छा ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी, ये प्रेजेंटेशन मैंने लिंक्डइन पे अपडेट की हुई है। सॉरी, लिंक्डइन पे नहीं, स्लाइड शेयर पे अपडेट की हुई है। तो आप स्लाइड शेयर पे इस प्रेजेंटेशन को सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके सिर्फ लिखना है फ्री हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर। आप ये लिखिएगा, आपको प्रोबेबली वो प्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ये रही, एच एस चौहान, हेमराज सिंह चौहान के नाम से स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। मैं, आप चाहें तो ये एड्रेस है। इस एड्रेस को मैं कैसे आप लोग बताऊँ, इस एड्रेस को मैं कॉपी करके जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसके कमेंट्स में इस लिंक को भी पोस्ट कर दूंगा। बट आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बारीक में इनको समझें, इस बोर्ड को, कि ये बोर्ड क्या काम कर रहा है, मदरबोर्ड में क्या काम कर रहे हैं, ये डिवाइसेस किस काम के हैं मेरे। ओके, तो आज आप सिर्फ इस डायग्राम को देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इनको देखिएगा। कल वाले वीडियो में मैं आपको इनका यूज़ भी समझाऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो का जो साइज़ है, जो ड्यूरेशन है वो बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा वीडियो कोई भी 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा हो। तो कल मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे कंपोनेंट्स आप स्लाइड शेयर से इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू टू दिस वेबसाइट जहाँ से हमें ये डायग्राम मिला है। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जय हिंद, जय भारत।